सेकंड में। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक है। ओके, तो पहले हम बात करेंगे, जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था वो ज़्यादा लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, ज़्यादा लोगों ने सॉल्व करके मुझे नहीं भेजा है। तो पहले बात करते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे कैसे होना था। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आई है तो किस तरीके से करते हैं मैं एक बार बताता हूँ। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि gmail.com को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर भी एक बार और बता देता हूँ कि हमें ये किस तरीके से करना होता है। तो सबसे पहले मैंने बोला था, आप एक सर्च लगाओगे और सर्च करके आप सबसे पहले @ को फाइंड आउट करोगे। इस वाले में @ को फाइंड आउट करना है तो पहले @ लिखूँगा और कॉमा स्ट्रिंग दे दूँगा। फिर आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो स्ट्रिंग है, सॉरी ये यहाँ पे जनरल नहीं है, ये 18 नंबर पे जो ये @ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 18 नंबर के बाद की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी जो सेल में जितने भी वर्ड ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उसको ले लेंगे हम यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सब लेंथ लगाएंगे LEN, और इस पूरे सेल के जितने भी स्ट्रिंग्स में आ रहे हैं उसको काउंट करेंगे और टोटल सर्च वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे। फिर आ जाएगा 11, और जब 11 आ जाएगा इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब @ की बाद की सारी वैल्यू आ चुकी है, और अब मुझे सिर्फ ये करना है, राइट फंक्शन के थ्रू उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे एक राइट लगाऊंगा और इस सेल को कंप्लीट सेलेक्ट करूँगा एंड देन ये प्रेस कर दूँगा। अब देखो ये वैल्यू आपके सामने एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सब ने सॉल्व कर लिया था, जिसने भी मुझे भेजा है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी? किसी को दिक्कत आई थी क्या इस वाले क्वेश्चन में, जिसने कोई ने भी सॉल्व किया है? ठीक है, तो ये इजी था। लेकिन थोड़ा सा ना जो दूसरा वाला था इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स था। क्यों था? क्योंकि इसमें .com, मैंने बोला था कि .com को भी रिमूव करना है आपको। जो मैंने ये एग्जांपल दिया है जस्ट लाइक इसी की तरह लेना था आपको निकाल के। लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है किसी ने किया नहीं है, बट करना कैसे था उसका थोड़ा सा और भी एक तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम 3-4 कॉलम यूज़ कर लेते हैं। हमें जब भी आप डेटा यूज़ करते हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि डेटा का ना साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी। और अगर डेटा का साइज़ बढ़ गया तो आपकी फ़ाइल हैवी हो जाएगी, आप किसी को मेल करोगे, आपका डेटा इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा लेगा। तो जब आप ऐसे सोचते हो कि मुझे बहुत इस तरीके से काम करना है कि मेरा डेटा साइज़ भी ना बढ़े, हर चीज़ सही से हो जाए, तो हमें वो चीज़ें एक ही कॉलम में करने का ट्राई करना चाहिए। तो लेट सपोज़ मुझे अगर इसी कॉलम में ही इस चीज़ को निकालना है तो कैसे निकालना है? कई लोगों ने क्या किया कि पहले इसको निकाला, फिर .com निकाला, फिर इसको माइनस कर दिया। समझते हैं कि कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं एक ही कॉलम के अंदर पूरा फार्मूला पुट करने वाला हूँ। फार्मूला थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सर्च करेंगे डॉट। ये जो डॉट आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? तो पहला, इसमें 2 डॉट हैं, एक स्टार्टिंग में भी और एक एंड में भी है। तो जब मैं सर्च लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिक स्टार्टिंग वाला डॉट सेलेक्ट करेगा। तो मैंने सर्च लगाया सबसे पहले। सर्च मुझे क्या करना है, डॉट। कौन सी स्ट्रिंग से करना है, कौन सी स्ट्रिंग से डॉट सेलेक्ट करना है मुझे? इस वाले स्ट्रिंग से करना है, ठीक है। फिर मैं इसको बंद कर दूँगा। ये मेरा पहला काम हो गया। मैं एक बार लगा के दिखा रहा हूँ आपको। इसका मतलब 11 नंबर की वैल्यू जो है आपकी वो है डॉट स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। फार्मूले के अंदर चलते हैं वापस से। अब क्या करना है, लेंथ लगाना है यहाँ पे LEN। लेंथ लगाते ही फिर इसको लेंथ से माइनस कर दूँगा। लेंथ से माइनस करूँगा, जो मैंने जस्ट पहले इस वाले फार्मूले में किया था वही काम हो रहा है बस। मतलब 21 से पहले की वैल्यू चाहिए मुझे अब, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ पर राइट लगा दूँगा, राइट दिस कॉमा दिस, इसको बंद कर दूँगा। यहाँ तक तो सेम जैसे मैंने ये निकाला था वैसे ये भी हो गया, कोई इशू ही नहीं आया। अब .com भी आ रहा है। तो हमें बस ये देखना है कि जब मैंने ये काम कर लिया तो मेरी ये एक स्ट्रिंग बन गई है। अब मैं इसको भूल जाऊँ, मुझे इसको ध्यान नहीं रखना, जो ये वाला है ये भूल जाता हूँ। अब मेरा यही जो है वो इसी के अंदर से .com हटाना है। तो सिंपल तो हो गया कि पहले ये स्ट्रिंग थी, यहाँ से मैं यहाँ ले आया। अब मेरी ये स्ट्रिंग है, इसका मतलब वो सारे सर्च वाले फॉर्मूला मुझे दोबारा से करना है। सर्च वाला फार्मूला मुझे दोबारा से लगाना है, इस वाले डॉट को फाइंड आउट करना है, और फिर अब की राइट से कुछ वैल्यू नहीं पुट करनी है, लेफ़्ट से करनी है, तो बस लेफ़्ट यूज़ कर लेना है। बहुत सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। तो अब मैं क्या करूँगा, ये .com जो है तो ये .com को सर्च से फाइंड आउट करूँगा।
उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी स्ट्रिंग है, जो ये वाला फार्मूला है इससे जो भी आ रहा है ये मेरी स्ट्रिंग है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब फार्मूला लगाया इसके जस्ट पहले, एस सर्च क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, डॉट कॉमा, ये स्ट्रिंग है, इसको बंद कर दूँगा। अब डॉट की पोजीशन आ चुकी है, जब मैं इसको प्रेस कर दूँ तो 18 नंबर पे डॉट की पोजीशन है, वो इसमें नहीं है, जो मेरे अंदर ये वाली स्ट्रिंग थी इसके अंदर है। इसका मतलब 18 है, तो अगर मैं लेफ़्ट लगा के 18 वैल्यूज़ के बाद की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ तो मेरे काम हो जाएगा। फिर मैंने लेफ़्ट लगाया, मैंने उससे पहले कॉपी किया था जो भी वैल्यू आ रही थी, और कॉमा प्रेस कर दिया। अब देखो ये आ चुका है, इसमें बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ आ रहा है, सिर्फ एक डॉट एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा कट वैल्यू है वो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले रही है, तो क्यों ना मैं 1 पॉइंट को माइनस कर दूँ। तो मैं जाऊँगा, मेरा सर्च वाला फॉर्मूला जहाँ तक लगाया वहाँ पे 1 माइनस कर दूँगा, बस 1 माइनस। अब देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका सारा डेटा आ चुका है। सिर्फ ये फॉर्मूला मैंने पूरा का पूरा इसके अंदर ही पुट कर दिया, अलग से कुछ भी नहीं किया। आप लोग देख रहे हो कोई भी इशू नहीं आया, सिर्फ ये फॉर्मूला मैंने इसके अंदर ही लगा दिया, कोई इशू है ही नहीं यहाँ पर। तो बस यही करना था आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने @ यहाँ पर जो .com पहला वाला .com आ रहा था वो फाइंड आउट किया, वो मैंने यहाँ पे किया। मेरे स्क्रीन देखना आप लोग, पहला .com यहाँ फाइंड आउट हुआ। उसके बाद मैंने टोटल लेंथ निकाली, उसको माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने राइट लेकर .com तक की वैल्यू ले लिया, तो यहाँ तक हो गया। ये मेरी एक स्ट्रिंग बन गई। अब सारा परफॉर्मेंस मुझे इसी स्ट्रिंग पे करना है। फिर मैंने सर्च किया डॉट को, दोबारा से डॉट को सर्च किया और ये यहाँ तक आ चुका था। फिर मैंने अपनी लेफ़्ट की वैल्यू में से उसको माइनस किया, और 1 माइनस इसलिए कर लिया क्योंकि एक डॉट एक्स्ट्रा आ रहा था, तो मुझे उस डॉट को, कई लोगों ने सब्स्टिट्यूट यूज़ किया है, सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूट मैंने कल ही बताया था कि ये सारे फॉर्मूले टेक्स्ट को, अगर कोई फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट सब्स्टिट्यूट ना ही यूज़ करूँ तो अच्छा है। लेफ़्ट राइट से अगर काम चल रहा है तो मुझे ये भी समझना चाहिए कि -1 +1 ये सब क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पे +1 कर देता तो वो एक वैल्यू को और एक्स्ट्रा पुट कर देता, देखो सी भी आ गया। +2 कर देता तो क्या करता, को आ गया। +3 कर देता तो क्या होता, कॉम हो गया। इसका मतलब मैं -1 करके इसमें से एक वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ, बस इतना ही काम मैंने यहाँ पे किया। जस्ट ये समझने के लिए था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक साथ फार्मूला पुट करना है। इतना बड़ा फार्मूला था, लेकिन ये फार्मूला कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 4 पार्ट में तो आप लोग को लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है। अभी भी किसी को लग रहा हो कि थोड़ा लेंदी हो गया, समझ में नहीं आया, तो मुझे बताओ कि ये कैसे हुआ। किसी को प्रॉब्लम है इसके साथ, या मैं दोबारा समझा दूँ एक बार। हाँ ठीक, ध्यान देना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पर, मैं दोबारा लगा रहा हूँ और समझाने का तरीका इस बार चेंज कर रहा हूँ। मैंने ये एज्यूम किया कि आप लोगों ने थोड़ा ट्राई किया होगा। मैं पक्का बता रहा हूँ कि जितने भी यहाँ लोग सीख रहे हैं, इनमें सुमन जो है ना, वो मेरी दीदी लगती हैं, उन्होंने पक्का समझ लिया कि मैंने क्या बताया। उनको समझ में आ चुका है कि मैंने उनको अभी क्या बताया, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसलिए आप थोड़ा फंस रहे हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप से, तब आपको समझ में आएगा कि वो कैसे होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया। पहले मैंने सर्च किया पहला डॉट मैंने सर्च किया, ठीक है, डॉट। और जब मैंने पहला डॉट सर्च किया तो उसने बोला है 11 नंबर पे आपका पहला डॉट हो रहा है, मतलब मैं इस वाले पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसमें 11 नंबर में मेरा पहला डॉट आ रहा है। ये मेरे को समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, 11 में पहला डॉट आ रहा है तो मैं इसकी टोटल लेंथ निकाल ली। यहाँ पे लेंथ निकाल रहा हूँ, ठीक है, LEN। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 32। मतलब अगर 32 में से 11 माइनस कर दूँ तो वो चीज़ निकल के आ जाएगी जो मुझे चाहिए। मैंने माइनस कर दिया, लेट्स सपोज मैंने ये इसमें से माइनस कर दिया, मतलब 21 कैरेक्टर मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो 21 कैरेक्टर फाइंड आउट करने हैं तो मैं लेफ़्ट यूज़ करूँगा और 21 कैरेक्टर को फाइंड आउट कर लूँगा। तो उसी को मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक साथ मैंने यहाँ पर लगाया था। पहले मैंने सर्च फाइंड आउट किया, फिर टोटल लेंथ में से उस सर्च को माइनस किया। ये इसकी टोटल लेंथ ये थी, और उस सर्च को माइनस कर दिया, 21 आ गया। जब 21 आ गया तो फिर मैंने क्या किया, राइट लगाया, और राइट से मैंने इस पर राइट लगाया और 21 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉज तो नहीं हो रही है वैसे, सभी के लिए पॉज हो रही है क्या?
अभी भी पॉज है? अभी ठीक है? हेलो, ओके ओके। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना क्या हुआ? मैंने सिर्फ सर्च किया, सर्च में पहला डॉट फाइंड आउट किया, डॉट फाइंड आउट करके टोटल लेंथ से माइनस कर दिया और राइट से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर दिया। इतना ही काम हुआ है। लेट्स सपोज अब जो मेरी नई स्ट्रिंग बनी है वो ये है। अब मुझे इसमें से डॉट कॉम हटाना है, डॉट कॉम इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। अब मैं इसको भूल जाता हूँ, सारे परफॉर्म मैं इस पर करूँगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं फिर सर्च लगाता हूँ, सर्च लगा के फिर मैं डॉट को हटाता हूँ। तो डॉट कैसे हटेगा? जैसे पहले किया था सेम वैसे ही डॉट को हटा दिया। डॉट कितने नंबर पे आ रहा है? 18 नंबर पे आ रहा है। फिर मैं वही करता हूँ, एक काम करता हूँ, अगर डॉट 18 पे आ गया है तो क्यों ना मैं डायरेक्टली ही लेफ़्ट लगा दूँ। तो जब मैं डायरेक्टली लेफ़्ट लगाऊंगा, लेफ़्ट ये -18, तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डॉट आ रहा है तो एक -1 और लगा दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आप इसको ट्रैक कर रहा हूँ तो आप देखो ये हो गया। हर जगह वही नाम आ रहे हैं जो मुझे चाहिए थे। यही फार्मूला मैंने सिर्फ एक साथ पुट कर दिया था इसके अंदर और कुछ भी नहीं किया था। ये जो पहला काम मैंने, जैसे मैंने ये बनाया था, पहला काम मैंने ये किया, उसके बाद मैंने दिखाया कि डॉट कहाँ पर आ रहा है, डॉट 18 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब मुझे 18 के बाद की सारी वैल्यू चाहिए, 18 से पहले की, 18 की से पहले की सारी वैल्यू चाहिए। और किसी को अगर लेफ़्ट से कट करना होता है तो लेफ़्ट लगा देते हैं। और जैसे मैंने लेफ़्ट लगाया 18 माइनस, इसमें से 18 वर्ड करेक्टर्स माइनस कर दिए, तो 18 वर्ड करेक्टर्स जो माइनस हुए वो यहाँ पर मेरे सामने आ चुके हैं। अभी समझ में आया किसी को क्या? नहीं? हेलो, क्लियर है ना? तो मैं, हाँ हाँ, तो मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ कोई डॉट कॉम को तो स्पेसिफाई नहीं किया। मैं यहाँ पे डॉट कॉम को स्पेसिफाई कर ही नहीं रहा हूँ। तो कुछ चेक करते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पर किसी को डॉट इन कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको डॉट इन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये डॉट इन है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ तो वैसे भी हट जा रहा है। मैं किसी डॉट कॉम को स्पेसिफाई कर ही नहीं रहा हूँ, चाहे डॉट इन हो, डॉट कॉम हो, डॉट आउट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बोल रहा हूँ कि जहाँ भी डॉट आएगा उससे बाद की वैल्यू हटा दो, उससे पहले की वैल्यू दे दो। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉट कॉम है या क्या है। हाँ, अब जैसे ये भी सही बोल रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे डॉट इन भी है और डॉट को भी है। अब क्या करना पड़ेगा? अब देखोगे तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू हटा रहा है। ऑटोमेटिक वो वैल्यू क्यों हटा रहा है? कोई आंसर दे सकता है मुझे? क्योंकि मैंने क्या बोला यार कि अगर डॉट, पहला डॉट ही तो फाइंड आउट करना है मुझे। डॉट, पहला जो डॉट इसमें कब आ रहा है? वो 18 पे ही आ रहा है, अभी भी 18 पे ही आ रहा है। उसके डॉट के बाद इन हो, को हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट डॉट मेरा इस स्ट्रिंग में 18 नंबर पे ही तो है, वो चेंज थोड़ी कर दिया मैंने। अब www.com होता है, अब www.co.in होगा, तो जो पहला डॉट है वो तो सेम ही रहेगा ना, उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। समझ गए मुरली मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं कह रहा हूँ कि इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं कहीं दूर, यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ पुट करते हैं। ये एक वैल्यू है, ठीक है, और एक और है इसके साथ जस्ट नीचे, उसमें लिखा है सिर्फ .com। अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था www.com के बाद की, और जो उस एक और डॉट आ रहा है उससे पहले की वैल्यू चाहिए मुझे। मतलब इस वाले डॉट की, जो यहाँ आपको डॉट दिख रहा है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ और इस बार में देखो आप लोग, ये जो बार है, ये वाला बार, इसमें पहला डॉट यहाँ पर आ रहा है और दूसरा डॉट, मुझे पहला काम क्या था? पहला डॉट फाइंड आउट करना। पहला डॉट यहाँ पर आ गया, इसके बाद की सब वैल्यू निकाली मैंने, ये सब, इसके बाद की सारी वैल्यू मैंने निकाल ली। हाँ, यहाँ पे डाल दिया। ये काम मैंने पहला किया था, सबसे पहला काम मैंने ये कर दिया। अब लेट सपोज तुम बोलते हो कि इसमें डॉट को भी है, डॉट इन भी है, तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो
क्या करना है, इस डॉट के बाद की वैल्यू हटानी है। जब भी मेरा ये जो कैरेक्टर लिखा हुआ है इसके बाद जैसे डॉट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले की वैल्यू दे दो। उससे बाद चाहे डॉट को हो, इन हो या मत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये डॉट चाहिए ना जो इस डॉट से पहले आ रहा है। ये जो डॉट है यहाँ पर, इससे पहले की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद कुछ भी लिखा उससे मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि सर्च जो होता है वो आपका स्टार्टिंग से एंड में जाता है, कभी पीछे तो चल नहीं रहा, वो तो आगे चल रहा है। और आगे पहली बार डॉट कब मिला, यहाँ पे मिला। और कोई भी वेबसाइट बनती है तो वो डॉट तभी यूज़ करती है जब वो उसका डोमेन एंड हो रहा होता है। बीच में तो करती नहीं है कि यहाँ पे CHY हो फिर डॉट हो फिर डॉट हो, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो ये होगा कैसे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सेम चीज़ होगी, बस ये डॉट आपको फाइंड आउट करना है। सर्च हमेशा लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तो सबसे पहला उसको डॉट यहाँ पर मिल रहा है तो उसने उसको फाइंड आउट कर दिया। अब समझ में आ गया ना, मतलब डॉट को से कोई मतलब नहीं है, डॉट कब आ रहा है सिर्फ पहला डॉट आपको देखना है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म होती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन था, ये एक डेट दी थी मैंने, इस डेट को, ये डेट थी नहीं है, ये एक तरीके से इंटीजर है। हाँ बोलो, किसमें? हाँ, ये हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम फाइंड आउट किया है। कंपनी का एक्चुअल नेम क्या है, कंपनी का नेम जैसे ये था, मैंने लिखा, आपने शायद क्वेश्चन पेपर देखा नहीं। हाँ, क्या चीज़? नहीं, तो डोमेन में देखो, पहली बात, अभी हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो वेबसाइट के बीच में डॉट कभी नहीं आ सकता। जो वेबसाइट बनाते हैं उनको पता हो कि बीच में डॉट नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता कि flipkart.cart.com, ऐसा तो होता नहीं है ना। फ्लिपकार्ट होगा फिर .co.in हो जाएगा। फिर भी मैं बताता हूँ कैसे होता है। अगर इसके बीच में कोई डॉट आ रहा होता, अब आप दिमाग लगा के बताओ, कोई डॉट इसके बीच में आ रहा होता तो क्या उसको मैं हटा सकता था? कल मैंने जितनी चीज़ें बताई थी सोच के बताओ। अब अगर बीच में कोई डॉट आ रहा है इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी? लेट सपोज इसके बीच में ड्रॉप आ भी रहा है तो मैं क्या करूँगा, पहले अगर डॉट आ रहा है तो फिर तो वही बात होगी ना, तो यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ समझ लो ये पूरी एक वेबसाइट है, इसमें डॉट बीच में भी आ रहा है और .com के बाद भी आ रहा है, को भी आ रहा है, तो फ़र्क क्या पड़ रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो डॉट से पहले की वैल्यू चाहिए ना, आपको डॉट के बाद की वैल्यू चाहिए तो तब आप राइट यूज़ कर लोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि डॉट कहाँ पर आता है। डॉट से पहले की वैल्यू चाहिए, आप सर्च लगाओगे ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर देगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? धीरज, अगर एक बार करके देखना, क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। थोड़ा यूज़ करोगे ना फार्मूला और सारी चीज़ें अपने आप यूज़ करोगे, तब ये तुम्हें समझ में आ जाएगी मैं बोल क्या रहा हूँ। डॉट कहाँ पर आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे हटाना है, इन्हीं सारे फार्मूले से होता है। तो एक बार ट्राई करो, हर चीज़ अगर मैं बताते चला जाऊँगा तो शायद तुम्हें और समझ में नहीं आएगा। थोड़ा ट्राई करो, मैंने क्वेश्चन दिया था यही वाला सॉल्व करना, अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने एक चीज़ और दी थी, ये डेट थी, ये टाइम, मतलब डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, इंटीजर में है 2019-03-28, इसको डेट कन्वर्ट करना है इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके दिया हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसने भी सॉल्व किया हो तो अच्छी बात है। इसको भी मैं एक ही लाइन में सॉल्व करूँगा, 2-3 लाइन का मैं यूज़ ही नहीं करूँगा। कैसे कर सकता हूँ, सिर्फ 3 चीज़ इसमें यूज़ होने वाली है, राइट, लेफ़्ट और डेट। ये 3 से चीज़ों से ये डेट बन जाएगा। कैसे बनेगा सोचो। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था, किसी भी डेट को बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है YY, MM और DD। ये तीनों चीज़ें इसमें हैं। पहले देखो, पहले 4 डिजिट जो हैं वो YY है, फिर बीच में इसका मंथ है, फिर लास्ट में उसकी डेट है। क्या दिक्कत थी? पहले मैं इसका YY निकालता, फिर इसका MM निकालता, फिर DD निकालता, फिर एक फार्मूला बनाया था। चलो पहले मैं एकदम नॉर्मल वे से करता हूँ। लेफ़्ट की 4 डिजिट लेता हूँ, ये इसका क्या हो गया, लेफ़्ट की 4, ये इसका ईयर हो गया। लेफ़्ट की अब मुझे निकालना है मंथ, तो मंथ हमेशा कैसे होगा, अगर 4 ये है तो 2 मंथ होता है तो 6 होगा। तो लेफ़्ट से 6 वैल्यू और निकाल लेता हूँ, लेफ़्ट से 6 वैल्यू और पुट करता हूँ यहाँ पे 6। और लेकिन अब देखो ये मंथ नहीं हुआ, क्यों मंथ नहीं हुआ? क्योंकि इसमें ईयर भी आ रहा है। अब मुझे निकालना है लास्ट के
2 डिजिट तो मैं यहाँ पे राइट लगा लेता हूँ, राइट लगा के 2 कर दूँगा, तो राइट लगाया इस पर और कॉमा 2 कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, मंथ हो गया। अब मुझे डेट निकालना है, तो डेट कहाँ पे आ रहा है, लास्ट के 2 में आ रहा है, तो फिर मैंने दोबारा से राइट लगा दिया क्योंकि राइट से निकालना है, तो राइट 2 कर दिया। ये देखो ईयर है, ये मंथ है, ये डेट है, और उसके बाद मैंने डेट का फॉर्मूला लगा दिया। सबसे पहले डेट बोलता है डेट डाल दो, फिर बोलता है मंथ डाल दो, फिर बोलता है डे डाल दो। ये लो आपकी डेट रेडी है, सेम ऐसे जो मैंने बना के दी थी। अब मैं क्या करूँगा कि ये इतने सारे फॉर्मूले लगाने से अच्छा है क्यों ना मैं एक के अंदर ही बना दूँ। जब एक के अंदर बनाने की बात आती है तो वो बहुत इजी होता है, बस आपको दिमाग लगाना है कि जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ सही वे में नहीं लग रहा है या नहीं लग रहा है। सबसे पहले मैंने किया था लेफ़्ट, मैं लेफ़्ट लगाता हूँ, लेफ़्ट से 4, इसको बंद कर देता हूँ। समझना है खुद के अंदर कि इसका मतलब मेरा ईयर रेडी हो चुका है, मेरा ईयर आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, एक मंथ निकालना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, ईयर लेफ़्ट ना लगा के मैं डेट लगाऊंगा। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे डेट का फॉर्मूला, डेट। ईयर बनाते हैं, ईयर में कैसे बनाना था, लेफ़्ट यूज़ करना था, लेफ़्ट में यहाँ से 4 डिजिट लेनी थी, 4 ले लिया, बंद कर दिया, ईयर मेरा रेडी है। अब मेरे को बनाना है मंथ। मंथ मैंने कैसे बनाया था, लेफ़्ट से 6 डिजिट लेनी थी और उसको राइट से 2 कर देना था, यहाँ पे राइट से 2 कर देना था, लेफ़्ट से लेकर राइट से 2 कर देना था। ये मेरा मंथ हो गया। फिर मुझे क्या बनाना था, फिर मुझे बनाना था मंथ, राइट से 2 कर देना था, राइट से 2 कर देना। अब देखो कुछ एरर दे रहा है, हमने यहाँ पे एक कॉमा नहीं पास किया, ये मंथ बन गया। एक ही फॉर्मूले के अंदर तीनों चीज़ें डाल दी मैंने, कोई यहाँ पे नए कॉलम यूज़ नहीं करे, 3-4, एक फार्मूला लगाया। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था एक फार्मूला, वैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक ही फार्मूले से मेरे सारे कैरेक्टर फाइंड आउट हो गए। अब मैं इसको नीचे तक प्रिंट करा दूँ, हर जगह डेट अपने आप बन जाएगी। कुछ भी नहीं लगाया मैंने कोई भी यहाँ 4 कॉलम यूज़ नहीं किए, एक ही कॉलम के अंदर चारों फार्मूला यूज़ कर दिया, और सिर्फ राइट, लेफ़्ट और डेट से। अब बताओ किसी को कोई इशू है क्या, समझ में आया मैंने क्या किया? Anyone have any question regarding this? या चलें आज के लेक्चर पे? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक ही फार्मूला कैसे लगाते हैं, एक ही सेल के अंदर मल्टीपल फार्मूले कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये मैंने आपको आज बता दिया। थोड़ा ध्यान देना, समझोगे तो समझ में आ जाएगी हर चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और ये राइट लेफ़्ट तो बहुत इजी फार्मूले होते हैं, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लगाना होता है, बस कैसे किसी फार्मूले के अंदर पुट करना है वो समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं आज के लेक्चर पे, और आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो है इंडेक्स मैच। अब मैं कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे ये बताओ जो वी लुकअप होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मुरली आप नहीं बताओगे, और कोई आंसर देगा मुझे? प्लीज़ क्वेश्चन करते रहो यार, मतलब आंसर देते रहो। वी लुकअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, किसी को पता है? कोई तो पूछो, मतलब वी लुकअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सॉरी मेरी मुझसे कट हो गया था। हाँ, वी लुकअप की प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, किसी को आइडिया है? नहीं पूछ, कोई बता ही नहीं रहा मुझे, किसी को आइडिया नहीं है वी लुकअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मुरली आप, हाँ बताओ। नहीं, और कोई आंसर दो, मतलब और कोई क्वेश्चन। हाँ, और किसी के पास कोई मतलब आंसर हो कि वी लुकअप की प्रॉब्लम क्या है? तो दोनों आंसर करेक्ट हैं, लेकिन जो यूनिक वाला है वो तो देखो प्रॉब्लम है ही है कि यूनिक वैल्यू चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका यही है वी लुकअप का कि वो एक ही वे में काम करता है, वो राइट टू लेफ़्ट जाता है हमेशा। अगर मैं कहूँ कि वी लुकअप से मैं अपनी वो वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ जो लेफ़्ट साइड में आ रही है, वो कभी नहीं कर सकता। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये वी लुकअप बताया था आपको, मैं यहाँ पे एक
टेबल बना रहा हूँ A, B, C और D। ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। इसमें लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि मुझे B की वैल्यू चाहिए। मैंने क्या बोला, ठीक है B की चाहिए, वी लुकअप B और इसमें गया और कॉमा 2 कर दिया, कॉमा 0, तो मेरा B की वैल्यू आ गई। अब मेरा क्वेश्चन कुछ बदल गया। किसी ने मुझसे कहा है कि मुझे B की नहीं, मुझे A के अगेंस्ट में 1 के अगेंस्ट में A की वैल्यू चाहिए। मतलब अभी तक मैं इस तरीके से वी लुकअप चल रहा था। अब किसी ने मुझसे बोला तुम ऐसे चलो। पहले तो मैं इधर भाग रहा था, इस राइट साइड में भाग रहा था। किसी ने कहा मुझे लेफ़्ट साइड से वैल्यू चाहिए, राइट साइड से नहीं चाहिए। तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? क्या वी लुकअप काम करता है उल्टा? लगा के देखते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे 1 है और मैंने बोला वी लुकअप, मैंने 1, और क्या ये इस तरीके से काम करेगा? सॉरी, हाँ, ये ऐसे और ऐसे कर दिया। क्या बात है, ऐसे कर दिया 1 0, इसने तो काम ही नहीं किया। तो 1 के अगेंस्ट में कॉलम 1 की वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि वी लुकअप कभी भी आपके राइट साइड लेफ़्ट साइड की वैल्यू को पुट नहीं करता है। वो लेफ़्ट से राइट चलता है, ना कि राइट से लेफ़्ट। ऐसे ही वी लुकअप अपना काम करता है। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी लुकअप में वर्टिकली चलना होता है उसको, और हमेशा वो राइट साइड की वैल्यू को फाइंड आउट करता है, लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करता। पर मुझे ये बताओ, कहीं जाओगे और कोई आपसे पूछेगा, इसका एक तरीका है कि आप थोड़ा दिमाग लगा लो और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। इसको कॉपी करो और इसके अगेंस्ट में पेस्ट कर दो यहाँ पे, और फिर आप वी लुकअप लगा के 1 के अगेंस्ट की 2 वैल्यू निकाल दो। बड़ी तरीके गलत है। इसके लिए एक्सेल ने कुछ अलग से फार्मूला बना रखा है। लेकिन जो फार्मूला अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर आपको ये दोनों फार्मूले समझ में आ गए तो मुझे लगता है कि आपको आधी से ज़्यादा एक्सेल समझ में आ जाएगी। अभी बस ध्यान देना कि ऐसा हो कैसे रहा है। मतलब एक्सेल में अगर आपको ये दोनों चीज़ समझ में आती हैं, इंडेक्स और मैच, तो आपको एक्सेल में कोई भी वैल्यू को पास करना, निकालना बहुत ईजी हो जाता है। अब होता क्या है मैच? मैच ऐसे देख के नाम से मालूम चल रहा है कि मैच का मतलब है किसी वैल्यू को कहीं से मैच कर रहे हैं। मतलब लेट सपोज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसका एक बंदा आपके पास आ गया है, उसमें से एक बंदा निकल के आपके पास आ गया है। अब आपको चेक करना है कि ये जो बंदा मेरे पास खड़ा है वो इस पूरी लिस्ट में इसका रोल नंबर कहाँ पर है। लेट सपोज आपके पास एक लिस्ट आई है किसी क्लास की, उसमें सबके रोल नंबर हैं और उस रोल नंबर के सामने सबका नाम लिखा हुआ है। लेट सपोज यहाँ पे एक रोल नंबर है 1 2 3 4 5 और उसके सामने सबका नाम लिखा हुआ है A B C D E। और अब आपको इसमें से D निकल के जो है एक तरीके से आपके पास आ गया है बाहर। तो बस आपको चेक करना था कि D की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, D की वैल्यू कौन से पोजीशन पे आती है। यही मैच करता है। मैच आपको पोजीशन देता है हमेशा। कौन से पोजीशन पे है? ये 4th पोजीशन पे है। तो मैं इस D को इस डेटाबेस में फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कि ये अपनी किस पोजीशन पे आता है। ये मैच करता है, सिर्फ मैच करा रहा हूँ। इक्वल टू MATCH मैच। इसने बोला लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू लुकअप कर रहा हूँ? इसको कर रहा हूँ। कहाँ पे ढूंढ रहा हूँ? इसके अंदर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच कराऊंगा तो 0 प्रेस करना है। एग्जैक्ट मैच ही कराना है हमें, तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए 0 और एंटर। ये वैल्यू D नाम की वैल्यू यहाँ पे 4 नंबर पे आती है। मतलब ये 1 2 3 4 5, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। ये सिर्फ ऐसे बता रहा है कि ये जो D वैल्यू है इस पूरे डेटा सेट में इसकी वैल्यू 4 नंबर पे आती है। अगर ये D 2 बार होता तो ये क्या करता? हमेशा पहली वाली वैल्यू देता कि जो पहली वाली वैल्यू है वो 2 नंबर पे आती है। तो मतलब एक लार्ज डेटा सेट में से किसी छोटे से डेटा सेट को सिर्फ ये पता करना है कि ये इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, और करता है तो कहाँ पे करता है। थोड़ा सा लार्ज डेटा सेट पकड़ते हैं। लेट सपोज ये वाला डेटा सेट था और हमें चेक करना है ये बंदा, ये जो है वो कहाँ पर आ रहा है। लेट सपोज आपको किसी ने ये पकड़ा दिया डेटा सेट और उसमें से रैंडम उठाया इसको और क्वेश्चन में डाल दिया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है वो इस डेटा सेट में आती भी है या नहीं, और अगर वो आती है तो किस नंबर की वैल्यू पर आती है। आपने बोला ठीक है यार, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं मैच कराता हूँ। मैंने लगाया मैच, MATCH मैच। ये वैल्यू
एक बार पूरा सेलेक्ट करते हैं कहाँ पर आ रही है, कॉमा 0। अब उसने नहीं बताया क्योंकि उसको मैंने पूरा डेटा सोर्स दे दिया, डेटा कनेक्शंस मैंने कम्प्लीटली दे दिया, तो कम से कम मुझे इतना पता होना चाहिए कि वो किस रो की बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यार अब आपको पता है कि ईमेल ही है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ईमेल है तो ईमेल वाले कॉलम से ही आ रही होगी। ठीक है, तो ईमेल में सर्च करते हैं, तो मैच लगाया, ये कॉलम लिया, इस पर क्लिक कर दिया और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच करा दिया। तो इसने बता दिया कि 12 नंबर पे जो है ये जो मीडिया नाम का है वो 12 नंबर पे आ रहा है। अब देखो ये एग्जैक्टली 12 नंबर पे ही आ रहा है। तो इस तरीके से किसी भी कॉलम के अंदर से किसी वैल्यू की पोजीशन पता करनी होती है कि वो कौन सी पोजीशन पे वैल्यू है, तो हम ये लगाते हैं मैच। अब हाँ 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 नहीं देखो, अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि आपके पास, अब लेट्स सपोज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ना आपकी मतलब आपके अपने आप से क्वेश्चन पूछने वाली बात होती है। बी, सी और ए। अब कोई मुझसे कहे कि मुझे यार मैं ए की फ़ीस जमा करने आया हूँ, जैसे यही 4 चीज़ें हैं, कोई मुझसे कहता है मुझे ए की फ़ीस जमा करनी है। अब कोई बता सकता है कि ये जो ए है, यहाँ तो कोई डेटा सेट ही नहीं है इसके साथ, आप कोई भी नहीं बता सकता ना कि जो ए है ये डुप्लीकेट एंट्री है या सिंगल एंट्री है। किसी के पास कोई आंसर नहीं हो सकता इसका कि नहीं भाई ये जो आ रहा है ये अलग है, ये अलग है। मेरे लिए फ़र्स्ट लुक में तो ये सेम है, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करता कि मैं ये बता देगा कि नहीं ये वाला यूनिक था, ये वाला दूसरा था। नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप जैसे बोला किसी ने, उसके लिए अब क्या होगा कि जैसे लेट्स सपोज मैं एफ चलता हूँ, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो मुझे यूनिक बनानी ही पड़ेगी जो वीलुकअप या किसी भी फॉर्मूले में करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, अब किसी ने मुझे बोला कि ए नाम के 2 बंदे हैं, ए नाम के 2 बंदे हैं, इसको आगे ले लेता हूँ। ए नाम के 2 बंदे हैं, पहला ये और दूसरा ये, मुझे फ़ीस जमा करनी है। आपने बोला यार ए नाम के 2 बंदे हैं, आपने उनसे पूछा कि रोल नंबर बताओ, उसने कहा रोल नंबर तो नहीं पता मुझे जी, मुझे ईमेल एड्रेस पता है लेकिन। तो आपने बोला अच्छा ईमेल एड्रेस पता है, तो कोई ना कोई जानकारी तो आप उससे लोगे ही लोगे। तो अगर वो बोलेगा कि ईमेल एड्रेस पता है, ईमेल एड्रेस पता है कर लो, लेकिन इसमें तमाम ईमेल एड्रेस हो गए, लेट्स सपोज बहुत सारे ईमेल एड्रेस हैं, तो आप क्या करोगे, इसको यूनिक बनाओगे। और यूनिक कैसे बनाया जाता है, हमेशा एक तरीका मैंने आपको परसों सिखाया था, कॉन्केनेट। आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे आपस में, कॉन्केट करोगे इसको और इससे जोड़ दोगे। जैसे आप इससे जोड़ोगे, अब आप देखो, अब ये इस पर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाता हूँ और डुप्लीकेट फाइंड आउट करता हूँ। ये डुप्लीकेट है, यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, इसी कंडीशन फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ पे लगाता हूँ और अब देखना क्या होता है। अब ये ए 2 बार नहीं आ रहा है, इस पर कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं लगी, इसका मतलब मैंने अपने डेटा सेट में इसको और इसको जोड़कर एक यूनिक वैल्यू क्रिएट कर ली। अब मेरे पास यूनिक वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब अब वो मुझे मुझसे पूछेगा कि मुझे ए की फ़ीस जमा करनी है, उसका ईमेल एड्रेस ये है। जैसे मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा ए प्लस उसकी ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ए और उसका ईमेल एड्रेस दोनों सर्च करूँगा तो मुझे दोनों के कॉम्बिनेशन पे उसका डेटा फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं सिस्टम्स में वो इसी सब पे होते हैं। आपसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस इसीलिए लिया जाता है कि तीनों को जोड़कर ही आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे जा सके। मेल आईडी कभी सेम नहीं हो सकती, तो ये आपका अपना दिमाग बताएगा कि हाँ यार मेल आईडी तो कभी सेम नहीं हो सकती। रोल नंबर भले आप भूल जाओगे पर उसका मेल एड्रेस, फिर भी मैं बोलता हूँ चलो मेल एड्रेस भी नहीं पता है आपको, अगर आपको मेल एड्रेस भी नहीं पता है तो आप कुछ तो उससे ऐसा आपके पास होना चाहिए जिससे आप डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे इतना पता है कि उसने इस स्कूल जो है वो उसने किस दिन स्टार्ट किया था। आपके पास एक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन आ गया। अब आपके पास मेल, हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो जैसे यहाँ पे है, अब लेट सपोज 2 डेट हो गई। अब यहाँ पर आपको याद है कि हाँ मैंने उसका एडमिशन सर 1 तारीख को कराया था। अब यहाँ पे एक एडमिशन की डेट आ गई लेट सपोज, पर उसी दिन ए नाम के 2 बंदे और एडमिशन ले चुके हैं। आपने कहा यार फिर नहीं बना, आपने कहा सर थोड़ी सी और जानकारी दो। जब आप किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म फिल करने आते हो वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्यों लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म हमेशा इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि उसमें पक्का है कि एक चीज़ 2 बार होगी। अच्छा इंडिया में आपको पता है आधार कार्ड क्यों बनाए गए थे,
सबसे बड़ा रीज़न था आधार कार्ड बनाने का यही था। फ़ोन नंबर मैच कर सकता है इंसान का, सब कुछ मैच कर सकता है, लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कभी दो आइडेंटिफिकेशन नंबर कभी एक आदमी का नहीं हो सकता, ये तय था। इसीलिए आधार कार्ड जैसी चीज़ को बनाया गया जिससे हर एक पर्सन को उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन दी जा सके। तो ये अगर डेटा में आता है तो आपको डेटा को समझकर आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्या और कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा कि ए के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन जब बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका डेटा आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से यूनिक आइडेंटिफिकेशन किए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मैच क्या करता है। अब बात करते हैं, मैच मालूम चल गया, इंडेक्स क्या करता है। तो इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स ये बताता है किसी भी डेटा सेट में फोर्थ नंबर की प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही थी। उल्टा हो गया, बस आप समझ लो। मैच में क्या कर रहा था, डी कौन सी पोजीशन पे आ रहा था, पर अब मुझे चेक करना है कि फोर्थ पोजीशन पे कौन आ रहा है। बस इतना ही है इंडेक्स में। इंडेक्स जस्ट रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे डेटा सेट है, ये वीक है और ये पीपल्स के नंबर है 1 2 3 4। आपको चेक करना था, क्वेश्चन में हाउ मैनी वीक्स रिक्वायर, मैंने बोला 2 नंबर का वीक में से मुझे हाउ मैनी पीपल्स इन द पार्टी फोर्थ पोजीशन पे मुझे चेक करना है कि दूसरे वीक में चौथे पोजीशन पे कितने लोग आए थे पार्टी ज्वाइन करने। ये मेरा क्वेश्चन था। सिंपल ये है कि मगर मुझे ये चेक करना हो कि सेकंड क्लास में 34 नंबर की सीट पे कौन बंदा बैठा है, मुझे उसका नाम चाहिए। जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो ऐसी, उनका डेटाबेस ऐसे क्रिएट होता है। उनको करना होता है कि यूपी में जिस भी कार ने डिज़ाइन, जो कार 2019 के दिसंबर महीने में लॉन्च हुई थी या दिसंबर महीने में जिसने उसको ख़रीदा था 4 तारीख को, उसका नाम निकाल के दे दो मुझे। अब ये पहले हम मैच करा रहे थे। मैच क्या करता था कि किसी कॉलम में जाके उस नंबर की आपको वैल्यू बताता था कि हाँ अगर आप 12 को पास आउट कर रहे हो तो 12 वहाँ पे 4 नंबर पे आता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 नंबर पे क्या 12 आता है, ये भी तो चेक कर लेते हैं, उल्टा भी कर लेते हैं। तो इंडेक्स उसकी इंडेक्सिंग करता है और इंडेक्सिंग करके ये बताता है कि किसी डेटा सेट में किसी भी कॉलम पे कौन सी वैल्यू आ रही है। अब मेरा बस क्वेश्चन ये था कि इस डेटा सेट में सेकेंड वीक में चौथे रो में कौन बंदा बैठा हुआ है। इस तरीके से लेट्स सपोज मैं इसको कुछ ऐसे बना लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ बनाता हूँ क्लास है मेरे पास फर्स्ट, और इस तरीके से ये क्लास जो है वो क्लास 2 3 होगी। जब ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिक 1 2 3 हो जाता है। अब यहाँ पर जो है कोई ऐसे बैठा हुआ था, लेट्स सपोज यहाँ पर एस बैठा हुआ था, यहाँ पे S2 बैठा हुआ था, यहाँ पे S2 बैठा था, यहाँ पे SS3 बैठा हुआ था, यहाँ पे SS3 बैठा हुआ था, यहाँ पे ऐसे ही VV1 बैठा हुआ था, यहाँ पे ऐसे ही VV2 बैठा हुआ था, और यहाँ पर ऐसे ही VV3 बैठा हुआ था। और यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, कुछ नेम चेंज कर देंगे बाद में। यहाँ पे TD कर देते हैं, यहाँ पे DD। अब आपको पता करना है कि जो मेरी क्लास है उसमें क्लास सेकंड में फोर्थ नंबर पे कितने लोग आते हैं। ये है कि फोर्थ नंबर पे कौन सा बंदा आता है, क्लास सेकंड में फोर्थ रोल नंबर पे कौन सा बंदा आता है। ये कैसे पता करोगे। अब आपको नाम नहीं पता है, फोर्थ नंबर पोजीशन पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है, जस्ट समझ लो कि रोल नंबर ही है। ऊपर वाला 1 2 3 4 रोल नंबर है, क्लास 2 में फोर्थ नंबर के रोल नंबर पे किसका नाम है ये पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स लगाऊंगा और इंडेक्स से उसका नाम फाइंड आउट कर लूँगा। कैसे होगा, इंडेक्स लगाया मैंने और इंडेक्स में सबसे पहले बोलता है एरे। एरे मेरा कौन सा है, एरे मेरा ये है। इसमें मुझे हेडर्स और रो के नेम को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये मेरा एरे हो गया। फिर उसने मुझे बोला कि आपको कौन सी रो में फाइंड करना है। मेरी क्लास 2 थी, सेकंड रो है, रो सेकंड है। फिर उसने मुझसे पूछा कि कौन सा कॉलम फाइंड आउट करना है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर का कॉलम फाइंड आउट करना है। VV3 ये बंदा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये थर्ड है। VV3 नंबर का बंदा यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से डेटा मैट्रिक को तैयार किया जाता है इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स यही काम करता है कि किसी भी अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो VLOOKUP इंडेक्स में मेजर डिफरेंट कुछ नहीं होता, लेकिन जब अगर मैं इसको VLOOKUP से निकालने जाऊँगा तो कैसे निकालूँगा,
वी लुकअप इंडेक्स, देखो वी लुकअप एक तरीके से ना सिर्फ डेटा को फैच करने के लिए बना है। इंडेक्स जो है वो डेटा फैच करने के लिए बना है, और इंडेक्स का मतलब कई बार आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। इंडेक्सिंग क्यों करनी पड़ती है? जब आपको ये पता करना होता है कि किसी कस्टमर को मैच भी करो कि उसकी 12 नंबर की पोजीशन क्या है। अभी बताऊंगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलेंगे। तो वी लुकअप करना के अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी होती है तो मुझे क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले मुझे VB3 ही चाहिए होता है। अगर मुझे क्लास चाहिए होती है, क्लास चाहिए होती है यहाँ पर, तो वी लुकअप के लिए मैं यहाँ पे लेट सपोज क्लास सेलेक्ट करता। उसमें मुझे रॉ का और हेडर का नाम कंपलसरी चाहिए होता है। अगर वी लुकअप से डेटा फाइंड आउट हो रहा है तो उसमें रॉ का और हेडर का नाम चाहिए होता है। और जब इंडेक्स में चाहिए होता है तो इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ डेटा सेट चाहिए, किसी भी हेडर और कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अगर वी लुकअप से लगाता तो मुझे क्लास 2 सेलेक्ट करना पड़ता, फिर ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ता, और पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद मुझे (3,0) करता, तब ये VB2 आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ 3 कर दिया। एक यहाँ पर 4 नंबर पे वैल्यू है। तो वी लुकअप से हो तो गया, पर सबसे बड़ा फ़र्क क्या था? जब मैं वी लुकअप को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो आप, ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब अब वी लुकअप को कम से कम इतना बताना पड़ जाता है हमें कि क्लास कौन सी है, रो कौन सी है। लेकिन जब मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो इंडेक्स आपकी क्लास और रो से कोई मतलब नहीं पड़ता। उसको सिर्फ आपको बताना होता है कि कौन सा रो है, रो मतलब कौन सी क्लास से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कौन से रो में कौन सा कॉलम फाइंड आउट हो रहा है, कौन से रो में कौन सा कॉलम निकालना है। ये फ़र्क होता है इंडेक्स और वी लुकअप में। वी लुकअप में आपको 2 चीज़ें और एडिशनल देनी पड़ गई थी। आप देखो, जब मैंने वी लुकअप लगाया तो मैंने उसको क्लास भी बताया, फिर उसको मैंने रो बताई। पर जब मैं इसमें गया तो मुझे क्लास वास कुछ नहीं बतानी, सिर्फ डेटा सेट पकड़ा मैंने और उसके अंदर से 4 नंबर की पोजीशन पे क्या आता है वो बता दो। क्या मैं यहाँ से कर सकता था? नहीं कर सकता था। मैं यहाँ से अगर लगाने जाऊँ वी लुकअप, अब बोलूँ कि 4 नंबर कॉलम पे कौन सी वैल्यू आ रही है बताओ, तो कैसे पता करूँगा? तो पहले मुझे ये क्लास 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं 4 पे जाऊँगा तब बता सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इंडेक्स लगाना हो तो मैं इंडेक्स लगाऊँगा सीधे, और क्या करूँगा, एरे को सिलेक्ट करूँगा, सीधे एरे, कॉलम रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर लेट सपोज यहाँ पर 2 ही है, इसको बंद करूँगा तो VB2 आ रहा है। इस बार मैंने ये निकाला। तो ये फ़र्क है वी लुकअप और इंडेक्स में। इसलिए इंडेक्स बहुत यूज़फुल है लेकिन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों को ना वी लुकअप से काम चल जाता है। लेकिन जिसको इंडेक्स मैच आएगा उसको वी लुकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, इसके नेक्स्ट वाले में बताता हूँ आपको। जिसने इसको समझ के, हाँ यार मैंने कभी नहीं लगाया, मैंने एक्चुअली में इससे नहीं लगाया, बताता हूँ। मुझे क्या, आप लोग को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे लगा सकते हैं, लगा जरूर सकते होंगे, मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। लेकिन इंडेक्स के साथ मैच को लगाएंगे हम यहाँ पर। इंडेक्स के साथ वी लुकअप नहीं लगाएंगे, इंडेक्स के साथ मैच लगाएंगे, जिससे आपके सारे के सारे जो वी लुकअप एच लुकअप के सारे काम यहीं से हो जाने हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ पे जाने की। कैसे होगा वो देखते हैं। यही मेन पॉइंट है जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना, और मैं कैसे बताऊँगा वो समझने वाली बात होगी, ठीक है? अब चलते हैं डेटा को किस तरीके से रीड करना है। अब एक बड़ा सा डेटा सेट लेना पड़ेगा एक बार। तो ये डेटा सेट ले लेता हूँ मैं, इसमें से कुछ ही एंट्री लेते हैं, सिर्फ इतना ले लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। और ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए कल दूंगा। अब किसी ने मुझसे बोला था कि ये 3 आईडीज़ हैं मेरे पास, पहले एक ही लेते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं। ये एक आईडी के अगेंस्ट में ईमेल एड्रेस निकालना है, इस आईडी के अगेंस्ट में ईमेल एड्रेस निकालना है, ठीक है? हो जाएगा। कैसे होगा? वी लुकअप से नहीं हो सकता, क्योंकि वी लुकअप क्या करता है, ईमेल से उसकी वेबसाइट निकाल सकता है, लेकिन वेबसाइट से ईमेल नहीं निकाल सकता वी लुकअप। वी लुकअप में ये फीचर नहीं है एक तरीके से, क्योंकि वो लेफ़्ट टू राइट वर्क करता है। कैसे होगा भाई? बहुत ईजी है। सबसे पहले लगाएंगे इंडेक्स। क्या करता था इंडेक्स? बताता था कि इस नंबर की पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आती है। और नंबर की पोजीशन कैसे निकालते थे? नंबर की पोजीशन निकालते थे मैच से। फिर से देख लो एक बार, किसी भी डी की पोजीशन निकालने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता था मैच, और मैच बताता था कि डी की पोजीशन 4 नंबर पे आ रही है। और इंडेक्स क्या करता था? इंडेक्स ये बताता था कि 4 नंबर पे किसकी पोजीशन आ रही है। इतना ही काम होता था, दोनों आपस में उल्टा काम कर रहे हैं बस, ठीक है? चलते हैं, सबसे पहले लगाते हैं इंडेक्स। कौन सा एरे है, किस एरे में से वैल्यू को फाइंड आउट करना है? ये वाला एरे है, इसी में से डेटा निकालना है ना। इस वाले एरे में से, सॉरी एक सेकंड, वाला
इंडेक्स, इस वाले एरे में से डेटा निकालना है, कॉमा हो गया। इंडेक्स में ये था ना कौन सा एरे है, अब आ गई कौन सा कॉलम और कौन सा रो, कौन सा कॉलम और रो पता करना है। वो कैसे पता करते थे, बहुत इजी था, मैच से पता चलता था कि कौन से रो में कौन से कॉलम पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है, वो हमें मैच बताता था। अब हम यहाँ मैच लगा देंगे। मैच, मैच क्या बोलता है, लुकअप वैल्यू, किस चीज़ को ढूंढ रहे हो, मैंने बोला भाई इसको ढूंढ रहे हैं। किसके अगेंस्ट में ढूंढ रहे हो, इसके अगेंस्ट में ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहे हो, एग्जैक्ट चाहिए, इसको बंद कर देते हैं। ये देखो उसने मुझे इसके जस्ट सामने वाली वैल्यू, कौन सा था ये, प्रिंट वाला था, प्रिंट के सामने की वैल्यू ये थी। ये देखो ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितना इजी हो गया बताओ, किसी को कोई ऐसा लगा कि हार्ड है। अब मुझे वीलुकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार, क्या मुझे वीलुकअप की ज़रूरत है। लेट सपोज ये वैल्यू जो है, ये जो ईमेल है उल्टा फाइंड आउट करते हैं। जो वीलुकअप क्या करता था, इधर से इधर चलता है। चलो एक काम करते हैं, इस वाले ईमेल एड्रेस से अब वेब का एड्रेस निकाल देते हैं। तो वीलुकअप लगाते हैं, वीलुकअप, इससे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 नंबर की वैल्यू, 2,0 ईमेल एड्रेस आ गया। अरे हमें वीलुकअप नहीं समझना है यार, हमें तो इंडेक्स मैच से करना है सब कुछ। चलो इंडेक्स मैच से करते हैं। इंडेक्स क्या निकालना है जी, हमें निकालना है वेब, वेब से। चलो रो मैच कराते हैं, मैच लगाते हैं। क्या मैच, क्या निकालना है, इस ईमेल एड्रेस से इस ईमेल एड्रेस को मुझे फाइंड आउट करना है, कहाँ पे, इस ईमेल के डेटा सेट में, 1, 0 एग्जैक्ट मैच करा रहा हूँ, इसको बंद। अब ये देखो मुझे ज़रूरत ही नहीं है वीलुकअप समझने की, किसी को भी वीलुकअप सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इंडेक्स मैच समझो। यहाँ लगाया, अब उसके राइट में वैल्यू हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लेफ़्ट में वैल्यू हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। इंडेक्स मैच कहीं भी किसी भी टाइप से काम करता है। ये उसके लेफ़्ट से निकाला था मैंने और इसके राइट से निकाला। ये जो था ये वीलुकअप से हो सकता था, पर मैंने कोई ज़रूरत नहीं है वीलुकअप लगाने की, क्योंकि मेरा इंडेक्स मैच इतना सुपीरियर फार्मूला है कि मुझे किसी चीज़ को भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मुझे बताओ, क्या इंडेक्स मैच ज़्यादा अच्छा हुआ कि वीलुकअप अच्छा हुआ, और कितने लोग इंडेक्स मैच के बारे में जानते हैं कि इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, और किसी ने यूज़ किया इंडेक्स मैच? तो मैं बता देता हूँ कि जो एक्सेल के इंटरव्यू होते हैं उसका मोस्ट यूज़फुल फार्मूला होता है ये, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। जब आप अच्छे खासे इंटरव्यू देने जाओगे तो ये पूछा जाता है कि मुझे लेफ़्ट साइड की वैल्यू निकालनी है, और वहाँ पे बंदा सिर्फ एक ही गलती करता है, वो क्या करता है कि अपना दिमाग ज़्यादा चला देता है और इस वैल्यू को कॉपी करता है और यहाँ ला के पेस्ट कर देता है, और यहाँ से लेके इधर से वीलुकअप लगा देता है, वहीं पे उसका रिजेक्शन हो जाता है। और ऐसे मैंने जब इंटरव्यू लिए थे आज से 2 साल पहले, तो मैंने भी ऐसे रिजेक्ट किया था लोगों को। सब आते थे और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया करते थे। तो ये नहीं करना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे सीधे इंडेक्स मैच लगाओ और फॉर्मूला निकालो। और भी तरीके होते हैं, मैं ज़्यादा तरीके पे नहीं जाता, इंडेक्स मैच यूज़ करिए, काम फिनिश करिए। अब किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो मुझसे पूछे, दोबारा बताना है या किस टाइप से कुछ भी हो। सबको समझ में आ गया इंडेक्स मैच कैसे काम कर रहा है? मैं समझा नहीं, मतलब सभी क्या आगे मतलब? हाँ, अच्छा ड्रैग कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, करके देखते हैं। चलो अब ये समझ में आ गया ना, इसको डिलीट कर दूँ? किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट लेफ़्ट कैसे भी करो काम करता है। अब जो इनका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो इन्होंने बोला कि अभी हमने सबके सामने निकाला है, एक किधर निकाला था, अब मुझे ये सारी वेब है, इसके सामने इसका ईमेल एड्रेस डालना है जो कि इधर है, यहाँ लेके आना है। तो क्या ये हो सकता है? इनका ये क्वेश्चन था। सॉल्व करते हैं, इंडेक्स लगाते हैं, एरे सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा और इसको करते हैं फिक्स। इसको करते हैं फिक्स क्योंकि ये तो कभी चेंज हो नहीं रही है। फिर लगाते हैं मैच। मैच में इसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ये चेंज होनी चाहिए, और किस सेट में ढूंढ रहे हैं? इसके अंदर ढूंढ रहे हैं, तो इसको लगा देते हैं।
अरे यार क्या हो गया? कॉमन जीरो कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता क्या है। यहाँ तो आ गया, इसको ड्रैग करते हैं। अब उसने क्या किया, क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने पहला वाला सही से फिक्स नहीं किया होगा। ये समझने वाली बात है। अच्छा क्वेश्चन भी था इनका कि यहाँ तक तो वैल्यू आई है पर बिल्कुल गलत आ रही है, क्योंकि मेरी आगे वाली वैल्यू फिक्स नहीं है प्रॉपर। ये वैल्यू मेरी प्रॉपर फिक्स नहीं है, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। कम्प्लीटली फिक्स करते हैं। अब देखो सभी की वैल्यू आ रही है, किसी की वैल्यू नहीं आ रही है, वो आ रही है यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, इसको समझना पड़ेगा। तो कुछ हमने इसमें गड़बड़ कर रखा होगा। x12 और यहाँ पर इसकी वैल्यू कनेक्ट कर दी x से। और हाँ, तो इसमें लास्ट वाली वैल्यू क्यों नहीं आ रही, किसी के पास है आंसर इसका? लास्ट में फॉर्मूला फेल हो गया, कोई बता सकता है क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ कि लास्ट में फॉर्मूला फेल हो गया? भाई सब कुछ तो सेम लगा है ना, x12 भी ले रखा है यहाँ पर, और x में वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पे x2 से x12 जा रहा हूँ, x2 से x12 जा रहा हूँ। क्यों ना मैं इसको x1 कर दूँ? समझ में आया क्या किया मैंने? अभी यहाँ फॉर्मूला फेल हो गया था, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई मैंने उसको गलत इन्फॉर्मेशन पास करी। यहाँ से तो मैं बोल रहा हूँ कि x मतलब x का पूरा मतलब होता है x1 से लेकर जहाँ तक x जाता है वहाँ कर दो, और यहाँ मैंने बोल दिया W2 से स्टार्ट करो, जबकि दोनों में मुझे सेम ही कंडीशन देनी पड़ेगी। यहाँ भी मुझे बोलना चाहिए था कि x1 से लो, और यहाँ भी मुझे ऊपर मैंने 1 से ले रखा है, तो जब मैं ड्रैग करूँगा तो सारे फॉर्मूले काम करेंगे। तो ड्रैग में भी ये फॉर्मूला काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती, बस आपको इसका रेंज समझना होता है कि रेंज लगा कैसे रहें। ठीक है मुरली, क्लियर है? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आप कुछ और लिखोगे, ये बोल रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़े? अरे तो उसके लिए x था ना, मैं w की जगह पूरा ले लेता हूँ ना भाई, ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे 50 टाइप की एंट्री दे दो, इस फॉर्मूले को बस नीचे तक पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज डी कर दिया, यहाँ पे ई कर दिया, तो वो तो आता रहेगा। जो भी एंट्री आप करते जाओगे वो आता रहेगा। अभी मैं एक चीज़ और बता दूंगा कि जो ये एन आता है ना, इसको हटाया कैसे जाता है, और एन की जगह फार्मूला लगा भी रहे आपको दिखे भी ना, उसकी भी एक अलग से बता दूंगा। तो एंट्री कितनी भी कर लो तो डेटा सिलेक्शन के ऊपर होता है। अच्छा एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जब भी हम कोई इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है ए एफ की पूरी वैल्यू सिलेक्ट हो चुकी है, और किसी चीज़ को ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है 4 की पूरी वैल्यू सिलेक्ट हो चुकी है। और जब हम किसी को सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है ए जी की 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू सिलेक्ट हुई है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया। आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे W ले लिया, इसका मतलब W का पूरा डेटा, और यहाँ पे मैंने X ले लिया, इसका मतलब X का पूरा डेटा। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो इसमें? ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, याद रखना इंडेक्स मैच को। आगे चलूँ मैं? क्या चीज़? फॉर्मूला बार में समझा दूँ क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला बार है इसका। मैंने इसीलिए दोनों को कट करके समझाया था। इंडेक्स क्या करता था और मैच क्या करता था, जिसने इसको समझा होगा उसी को ही समझ में आ रहा होगा, बनना ही तो फिर सर से ऊपर से निकल जाएगा। इंडेक्स क्या करता था, पहले मैच क्या करता था, किसी भी वैल्यू को उसके कॉलम के रो पे फाइंड आउट करता था, किसी भी वैल्यू को उसके कॉलम के रो पे फाइंड आउट करता था। और इंडेक्स क्या करता था, किसी रो पे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करता था। मतलब सिंपल है यार, अगर यहाँ पे मैच लगेगा तो आंसर आएगा 4, और यहाँ पे इंडेक्स लगेगा तो आंसर आएगा D। इतना ही फ़र्क है बस, इसी से सारा का सारा ड्रॉ हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये 4 चीज़ समझ लो। अगर जब मैच लगाऊंगा तो ये बताएगा ये 4 नंबर पे आ रहा है, जब इंडेक्स लगा दूंगा 4 पे तो ये बता देगा उसके सामने D आ रहा है। मतलब ये इस पर डिपेंडेंट है इंडेक्स के ऊपर, या इंडेक्स मैच के ऊपर। यही कहानी मैंने यहाँ पे करी अभी।
मैंने सबसे पहले लगाया इंडेक्स, पहले लगाया कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए था। अब ठीक है, ये चाहिए तो ये किसके सामने है, वेब के सामने, और वेब में किसके अगेंस्ट में चाहिए, तो सबसे पहले मैंने मैच कराया कि ये वाली वैल्यू कहाँ पर आ रही है। उसने बोला है ये वैल्यू 2 नंबर पे आ रही है, और 2 नंबर का मतलब है 2 नंबर के सामने वाले इंडेक्स को पास कर दो, सामने वाला इंडेक्स यहाँ पर पास हो। मैं क्वेश्चन दूंगा, एक बार सॉल्व करना, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसका फॉर्मूला लिख के भी दे दूँगा आप लोग को कि ये फॉर्मूला इसमें लगाना है, ठीक है। ओके, अब थोड़े से ना कुछ यूज़फुल चीज़ें बताता हूँ जो मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं। तो सभी ने पढ़ा होगा राउंड क्या होता है। राउंड का मतलब होता है कि जब कोई भी वैल्यू डॉट्स के साथ आती है, मतलब पॉइंट्स के साथ कितने डिजिट तक लेनी है, यूज़ करनी है, उसके लिए राउंड यूज़ करते हैं। मतलब होता है कि जब मैं लेट्स सपोज़ 5 को डिवाइड कर दूँगा 10 से, 5 को 10 से डिवाइड कर दूँ तो ये 0.25 आ रही है, ठीक है। और इसको मैंने और थोड़ा सा ऐसे लिया तो ये इस तरीके से आ रही है। इसको लेट्स सपोज मैं 6 कर देता हूँ, या कुछ भी इस तरीके से वैल्यू ले लेते हैं जो थोड़ी सी अनोइंग सी बने यहाँ पर, ठीक है। ये 5.999 आ गई है। इसको हमें ऐसा करना होता है, राउंड 3 टाइप से वर्क करता है। एक तो राउंड होता है, राउंड अप होता है, राउंड डाउन होता है। राउंड अप का मतलब है अगर अप करोगे तो उसकी 1 डिजिट की वैल्यू को पास कर देगा और पास से, डाउन करोगे तो एक माइनस करके दे देगा, और राउंड करोगे तो प्रॉपर उसकी एंट्री को प्रॉपर कर देता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत यूज़फुल है ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, याद रखना। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ राउंड। ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, जिसको थोड़ी मैथ भी समझ में आएगी तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक वैल्यू है, इसका राउंड करना है। इसमें देखो कितने डिजिट तक आ रहा है, ये 1 2 3 4 जितने भी आ रहा है, इसको हम सिंगल डिजिट पे लाना चाहते हैं, राउंड लगाते हैं। सबसे पहले राउंड से क्या हुआ, राउंड नंबर ऑफ डिजिट्स, मैंने बोला एक ही डिजिट तो दिखाओ यार, 1.5 हो गई, 1.45 की वैल्यू क्यों हो गई, क्योंकि 1.45 लिखा है, जस्ट नियरेस्ट वो 5 के है, तो उसने 1.47 को 1.5 में कन्वर्ट कर दिया। इसको लगाते हैं राउंड अप, सेम ही वैल्यू आनी चाहिए, राउंड अप लगेगा तो 1.5 आ रहा है, क्योंकि 1.47 को राउंड अप कर दिया, मतलब उसके पास वाली वैल्यू पे ले गया मैं, जो उसके आगे आ रही है, अप हो रही है। डाउन करते हैं इसको, राउंड डाउन 1। अब देखो ये क्या फ़र्क क्या हुआ, जब मैंने राउंड लगाया, बेसिकली हमें राउंड ही यूज़ करना होता है, राउंड अप और डाउन नहीं करने होते हैं, वो ऑटोमेटिक राउंड से ही फ़र्क पड़ जाता है उसमें। जब मैंने राउंड किया तो उसने 1.4758 को 1.5 में कन्वर्ट किया। इसका मतलब था कि इसमें उसने 1 डिजिट तक ले गया, और 1 डिजिट जिसके नियरेस्ट में है उसके पास उसने उसको डाल दिया। तो 1.47 किसके नियरेस्ट में है, ये 1.5 के नियरेस्ट में, 50 के नियरेस्ट में है, इसने उसके अगेंस्ट में डाल दिया। 1 जब मैं राउंड अप किया तो सेम ही वैल्यू आई, फिर अप तो ऊपर ही लेके जाएगी। जब डाउन किया तो उसने 1.47 को 1.4 कर दिया। क्यों, क्योंकि 1.47 नीचे, अब मैं इसको नीचे वैल्यू को नीचे प्रेस कर रहा हूँ, तो 1.47 1.4 हो गई, ना कि 1.5 हुई, क्योंकि वो डाउन में जा रही है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ी मैथ अगर याद आ रही होगी तो। राउंड अप राउंड डाउन क्या होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करी है। अब मैं आपको वैसे समझाता हूँ कि लेट सपोज़ कोई डेटा आया है, और मुझे ये बताना कि ये 1.75 जो होता है ये क्या होता है। 1.75 का मतलब है कि अगर मैं इसको राउंड करूँ, राउंड करता हूँ सिंगल डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा, 1.8 होगा। राउंड अप करूँ तब भी 1.8 ही होगा। हाँ, राउंड डाउन करूँगा तो 1 हो जाएगा। क्यों हुआ, अब मैंने लगाया नहीं, अब से सेम ही वैल्यू आती। इसका मतलब हुआ कि राउंड डाउन किया 7.5 को, और डायरेक्टली वो नीचे ले आया, उसको ऊपर लेके नहीं गया। इसको अगर मैं बढ़ाऊँगा तो देखो ये 1.7 नहीं है, अब 1.000 हो चुकी है। तो इसको ब्रीफ में समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और आप सभी के घर में रहते हैं, आपको पता है फ्लोर और सीलिंग क्या होता है। तो फ्लोर और सीलिंग समझना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें फ्लोर और सीलिंग आना चाहिए। फ्लोर और सीलिंग क्या होती है, फ्लोर और सीलिंग का मतलब होता है अगर फ्लोर
जो सीलिंग फ़ैन होता है वो सीलिंग होती है, जो फ्लोर होता है इस पे आप नीचे होता है वो फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यही है बस। तो मतलब ये है कि अगर 1.5 लिखा है और इस पे मैं फ्लोर लगाता हूँ तो वो 1 हो जाएगा, और अगर मैं इस पे सीलिंग लगाता हूँ तो वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोर क्या करता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर ले लेते हैं, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर लिखा है 1 पॉइंट, ये क्या हो रहा है मेरे इंटरनेट में, अभी ठीक है, अभी ठीक आ रही है इसमें? हाँ, तो मतलब मेरा फ्लोर और सीलिंग से ये है कि 1.5 अगर वैल्यू लिखी है, इस पर अगर फ्लोर लगाते हैं, देखो जैसे फ्लोर लगाऊंगा ये बोलेगा मैथ का फॉर्मूला है, फ्लोर लगाते हैं, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है किसके कितनी पास वैल्यू देखना चाहते हो। मैंने बोला फ्लोर लगाओ और 1 बताओ, जैसे मैंने फ्लोर पे 1 प्रेस किया, इसका मतलब वो 1 डाउन लेके चला गया। 1.5 फ्लोर में 1 होती है, और सीलिंग जब लगेगा, सीलिंग मैथ में लगेगा तो वो क्या होगी, सीलिंग में वो 1 प्लस ऊपर हो जाएगी। ये देखो 1.5 को फ्लोर में 1 बोलते हैं और 1.5 को सीलिंग में 2 बोलते हैं। बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि अगर कोई वैल्यू 1.4 लिखी हुई है, उसका सीलिंग करूँगा तो आएगा 1 और फ्लोर करूँगा तो आएगा 2, मतलब 1 से ऊपर जितनी वैल्यू चली जाएगी। लेट सपोज यहाँ पर लिखा था 1.3, तो 1.3 भी लिखा रहा है, 1.2 भी लिखा रहा है, 1 से ऊपर एक भी वैल्यू गई तो अगर वहाँ फ्लोर यूज़ कर रहा हूँ तो वो 2 आएगी, सीलिंग यूज़ कर रहा हूँ तो 2 आएगी, और अगर मैं फ्लोर यूज़ कर रहा हूँ तो 1 आएगी। समझ में आया मैंने क्या किया? किसी को भी समझ में आ भी रहा है या मैं ऐसे पढ़ाते चला जा रहा हूँ? ये कब यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ 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 हाँ, एक ही फॉर्मूले के अंदर देखो यार, अब वो दो चीज़ें हो जाती हैं एक ही फॉर्मूले के अंदर। हाँ तो ट्राई करते हैं। मैं समझ गया तुम बोल रहे हो, नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन खुद सोच के देखो यार, वैल्यू तो एक, इनपुट तो एक ही है ना, एक इनपुट से 2 आउटपुट तो 2 अलग अलग पार्ट्स में निकल सकते हैं ना, एक ही कॉलम के अंदर 2 आउटपुट कैसे निकालूँ मैं? फॉर्मूला एक होता है तो मैं निकाल सकता था। अब लेट्स सपोज इसी के अंदर आप बोले फ्लोर भी लग जाए, तो फ्लोर तो 1 ही पे लगेगा ना, 1.1 पे। हाँ हाँ तो मैंने अभी वही ध्यान नहीं दे रहे हो, धीरज तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। वहाँ पे फ्लोर और सीलिंग यूज़ नहीं होता है भाई, वहाँ पे राउंड यूज़ होता है, मैंने बताया था अभी। ये राउंड क्यों बना? राउंड इसीलिए बनाया है, राउंड हमेशा प्लस पॉइंट्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। राउंड हमेशा, देखो तुमने ये बोला कि यहाँ लिखा था 1.47589, राउंड 1 किया मैंने तो उसने इसको 1.5 बोल दिया, ये प्रॉपर 1.5 हो गया। पहले उस किसी ने मुझसे कहा मुझे ना 1 रुपये 47 पैसे 589 इस टाइप का वैल्यू था, उसने बोला इतना कौन समझ में आता है, इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दो, 1.5 रुपये बना दो इसको। तो मैंने इसको राउंड करके 1 किया तो उसने 1.47589 को पुश करके 0.03 ऐड किया और 0.5 बना दिया। उसके लिए राउंड यूज़ होता है। सीलिंग का अपना यूज़ होता है, फ्लोर का अपना यूज़ कब होता है? जब आप मार्जिन ऑफ प्रॉब्लम सिग्निफिकेंस में काउंट करना चाहते हो। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि क्या कोई वैल्यू, कोई प्राइस कितनी, अगर मैं उसको सीलिंग में काउंट करूं तो कितने ऊपर जा सकती है, और फ्लोर में काउंट करूं तो कितने नीचे आ सकती है। अगर मैं 4.3 रुपये कमाता हूं तो उसको फ्लोर में काउंट करूंगा। फ्लोर सिर्फ मैं ये बताया, मैंने फ्लोर सिर्फ समझाया है। फ्लोर ऐसे बहुत, इसमें बहुत कुछ लगता है, 100 करके भी लगता है, ये 1100 करके भी लगता है, पर वो सब आप अभी मत समझो। ये सब कब काम आता है? जब आप प्रेडिक्शंस करते हो, सिग्निफिकेंस करते हो कि आज मैं इतने पे बैठा हुआ हूँ, 400 रुपये कमा रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं कितने कमाऊँगा, तो उसके बीच में सीलिंग यूज़ होगी।
और जब जब आप पैसे से थोड़ा सा ऊपर बैठो चलोगे तो तुरंत बताएगा कि अगर आपने इसी रफ्तार से कमाते रहो तो आपकी सीलिंग में वैल्यू 4 हो रही है, 400 प्लस हो रही है। और अगर आप इससे थोड़ा सा भी कम करोगे, आप थोड़ी सी वैल्यू कम करना शुरू करोगे पैसे कमाने में, तो वो फ्लोर में वैल्यू माइनस में चली जाएगी। तो मतलब है प्रिडिक्शन के लिए काम आते हैं सीलिंग और फ्लोर। लेकिन हम कई बार ले लेते हैं सीलिंग और फ्लोर इसलिए क्योंकि प्रॉपर वैल्यू को काउंट करना होता है। ठीक है, तो सीलिंग तुम्हारा जो आंसर था वो राउंड से होगा। राउंड अप करोगे तो 1.5 को 1.56 दिखा देगा, डाउन करोगे तो 1.5 दिखा देगा। ये जो बिलिंग होती हैं, बिलिंग हमेशा राउंड पे चलती हैं, वो फ्लोर और सीलिंग पे नहीं चलती है। गॉट इट। जल्दी से एक लास्ट फॉर्मूला है आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा तो मुझे आप लोग मैसेज कर देना थोड़ा सा टाइम का। हाँ, एक लास्ट फॉर्मूला है जो कि हर किसी के लाइफ में यूज़ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेटवर्क डेज। नेटवर्क डे का मतलब होता है कि भैया मैंने इस हफ्ते में कितनी बार जॉब पे गया था। जैसे लॉकडाउन चल रहा है और किसी ने मुझसे बोल दिया कि भाई तुमने अपनी कंपनी में कितने दिन ऑफिस गए हो मुझे बता दो, तो कैसे बताओगे? बैठ के काउंट करोगे, 4 तारीख को गया था, 6 को नहीं गया था, 7 को गया था, 8 को नहीं गया था, ऐसे काउंट करोगे? इसके लिए एक्सेल आपको पहले से प्रोवाइड करता है नेटवर्क डे। नेटवर्क डे का मतलब होता है कि प्रॉपर नेटवर्किंग डे कितने आपने किए हैं। लेट्स सपोज एक साल में इतनी छुट्टियां होती हैं। अब एचआर पे आते हैं, जो एचआर में होंगे उनको समझ में आएगा। एचआर जो होते हैं वो पहले से ही हॉलीडे डिसाइड कर देते हैं कि इस साल में कंपनी आपको इतने हॉलीडे देगी। आपने कहा ठीक है भाई, इतने कंपनी हॉलीडे देगी तो इसका मतलब मुझे कितने दिन ऑफिस जाना है। तो बहुत इजी होता है, वर्क डे निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है। हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट डे एंड डेट, किस दिन मैं ऑफिस जाना शुरू करूँगा और किस दिन तक मैं गया। लेट्स सपोज मैं 2 मार्च को जाना शुरू किया था और 6 मार्च तक गया। क्या 2 मार्च से 6 मार्च के मैं लगातार ऑफिस गया था, ये पता करना है मुझे। क्या 2 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में कोई हॉलीडे आया था, ये पता करना है मुझे। चलो चेक करते हैं। तो उसके लिए होता है नेटवर्क डे। नेटवर्क डेज। स्टार्ट डेट बताओ, ये स्टार्ट डेट है। एंड डेट बताओ, एंड डेट है। अब उसने बोला दोनों बता दिया, तो अगर आपके पास हॉलीडे की लिस्ट है तो वो मुझे बता दो। मैंने बोला ये हॉलीडे की लिस्ट है और एंट्री कर दो। मैं इस दिन से लेकर इस दिन के बीच में 5 दिन ऑफिस गया था, इसमें कोई भी हॉलीडे आप देखो नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक हॉलीडे डाल ही देता हूँ कि यहाँ पर 3 मार्च का ना, 3 मार्च का, इसको मार्च कर देता हूँ, 3 मार्च का हॉलीडे था। जैसे मैंने बोला 3 मार्च का हॉलीडे था, इसका मतलब 2 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में मैं 4 ही दिन ऑफिस गया हूँ, क्योंकि उसमें एक हॉलीडे था। समझ में आ रहा है किसी को मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ नहीं, मैं ऑफिस आने की बात कर रहा हूँ। वर्क डे तो यार, वर्क डे तो हाँ 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 नहीं, मैं मतलब मेरे एक एग्जांपल समझाने का मतलब ये है कि आप कितने दिन ऑफिस जाते हो, कितने दिन ऑफिस नहीं जाते हो, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ नेटवर्क डे यूज़ क्यों होता है। मैं इसलिए आपसे रिलेट करने की कोशिश करी कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। तो नेटवर्क डे का मेन यूज़ होता है कि किसी भी कंपनी ने कितने दिन ऑफिस चलाया अपना। लेट्स सपोज 1 तारीख से कंपनी ने स्टार्ट किया और 31 दिन तक ऑफिस रखा उसने, तो उसके बीच में कितने हॉलीडे उसको पास करने पड़े, उसके लिए होता है। लेट्स सपोज ऑफिस खुला था 2 मार्च को और 6 मार्च तक चला, तो उसमें कोई हॉलीडे था जिस दिन ऑफिस खुला ही नहीं, तो उसमें एक हॉलीडे था। टोटल हॉलीडे उसमें मैंने हॉलीडे मुझे पास करना पड़ा 3 मार्च को, 3 मार्च को एक हॉलीडे था। तो इस तरीके से हॉलीडे, जब हॉलीडे को आपको अपने वर्किंग डे से निकालना होता है। अब कोई कह सकता है कि हॉलीडे तो यार वर्क डे में काउंट होता है, वो आपकी अपनी नम्स है यार, वो उसके लिए ऐसा थोड़ी बोलता है कि कई लोग काउंट करते हैं कई लोग नहीं करते हैं। जो मजदूर होते हैं उनको क्या दिवाली का पैसा मिलता है अलग से? नहीं मिलता, उनकी तो वर्किंग डे में वो आता ही नहीं है फिर। तो वो तो आपकी अपनी कंपनी की पॉलिसी है ना कि अब हॉलीडे को वो पास करती है वर्किंग डे में, तो वो तो मतलब ही दूसरा हो जाता है यार। हर किसी की कहानी अलग होती है ना, तो एक्सेल सबके लिए अलग तो बनाएगा नहीं। तो उससे कहने का मतलब सिंपल था कि इस तारीख से लेकर इस तारीख में कितने हॉलीडे पड़े। अब लेट्स सपोज ये हॉलीडे नहीं थे यार, तुम्हारे हिसाब से समझा देता हूँ। हॉलीडे नहीं थे, ये छुट्टी थी। अब
नेटवर्क डे था, ये छुट्टी थी, आप 3 तारीख को ऑफिस नहीं गए थे, आपने ऑफिस से 3 तारीख को छुट्टी ले ली थी। तो नेटवर्क डे का मतलब है आपने काम कितने दिन कर रहा है ऑफिस में जाकर, तो 3 तारीख को आपने छुट्टी ले ली थी, आपकी ये लीव है, ये आपकी लीव है। तो इसका मतलब 3 तारीख को ऑफिस नहीं गए थे, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में आप 4 दिन ऑफिस गए थे। तो ये नेटवर्क डे का ये मतलब होता है कि कितने दिन आप काम कर रहे हो। अब वो काम आप कह सकते हो कि हाँ छुट्टी भी तो काम में ही काउंट होती है, तो दैट्स ए सेपरेट थिंग, बट फॉर्मूला ऐसे ही वर्क करता है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा सर्च कर लेना, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं लेकिन इस टाइप से करते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है कि स्टार्ट डेट एंड डेट ले लो, और उसके बाद ना ये आपको बताता है कि फ्राइडे काउंट करना है या नहीं करना है, वो यहाँ पे ऑप्शन आता है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो एक बार देख लेना, मैं आपको या तो लिंक भेज दूँगा नेटवर्क डे का। तो इस तरीके से नेटवर्क डेज काम करता है। सो एनी क्वेश्चन फॉर टुडे, किसी को लगाओ कि आज के जो सेशन था उसमें सबसे बड़ा इंडेक्स मैच का रोल था, जिसको भी समझ में आया हो नहीं आया हो मुझे पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है, दोबारा से बात कर सकते हैं इंडेक्स मैच के ऊपर अगर आप चाहो तो। जैसे हमने इस पे बात करी थी, जिसको नहीं समझ में आया था अच्छे से समझ में आ गया होगा आज। तो इसी तरीके से अगर आप लोग को इंडेक्स मैच वगैरह और समझने हैं, क्योंकि एक्सेल ने मैंने आपको उतना कुछ बता दिया है जिससे आपकी डेली एक्सेल चलती है। मुझे बताओ इसके अलावा कोई और भी फॉर्मूले जो आप यूज़ करते हो मैं नहीं बता रहा हूँ, किसी को समझना हो कि ये फॉर्मूला मुझे बताना है, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। अब बस जो रह गया है मैं बता देता हूँ। इफ़ एल्स रह गया है, इफ़ एल्स का मेन यूज़ क्या होता है, उसके बाद ये जो चार्ट वगैरह रह गया है, चार्ट कैसे यूज़ करते हैं, डेटा एनालाइज में क्या वर्क है, तो ये सब चीज़ें बाद में बात कर लेंगे, मतलब कल या परसों में। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें जो मैंने छोड़ दी हो या बताया नहीं हो, कुछ है ऐसा पॉइंट, कोई बता सकता है मुझे? हाँ हाँ, दो देखो अलग अलग सीट में फॉर्मूला वर्क करेगा, आप सोचो पहले, तो होता है तो फिर करेगा। मैंने कभी ऐसे किया नहीं है 2 अलग अलग सीट में, एक बार करके देखना पड़ेगा, तो मैं आपको आंसर दे दूंगा करके अगर होता है नहीं। लेकिन मैं उसका एक तरीका बता दूंगा कि 2 अलग अलग एक्सेल में नंबर्स को कैसे मैच करते हैं उसके। हाँ हाँ हाँ, लिंक होगा तब होगा। अच्छा एक चीज़ और है, किसी को मैं चाहो तो गूगल ड्राइव कौन यूज़ करता है, गूगल स्प्रेडशीट। लास्ट वाले दिन ना जब भी मैं इस सेशन करेंगे उस दिन मैं गूगल ड्राइव बताऊंगा, और गूगल ड्राइव में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे कम लोगों को पता होगी, गूगल ड्राइव की यूनिकनेस क्या होती है, तो उसको भी बात कर लेंगे, क्योंकि गूगल ड्राइव एक्सेल से थोड़ी आगे जा चुकी है, और वो बात कर लेंगे उसको बाद में, ठीक है। तो दी मैं आपको आंसर दे दूंगा 2 फाइल्स कैसे मैच होती हैं, वो लिंक करना पड़ता है तो उसको बता दूंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। तो कोई इशू तो नहीं है आप लोग को, कोई ऐसा फॉर्मूला जो मैं छोड़ रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा हो आपको? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा ट्रेनिंग में ऐसा कुछ तो नहीं है कि आपको समझ में ना आ रहा हो? ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूँ, और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर दिया करो, मतलब बहुत कम लोग हैं जो देते हैं आंसर वगैरह, ठीक है गाइस। अजय तुमको समझ में आ रहा है या तुम क्वेश्चन तो पूछते नहीं हो कुछ भी? अजय